हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कल हमने संसद के कामकाज के बारे में पढ़ा था। जो टॉपिक अधूरा था, आज उसी टॉपिक को यानी कि संसद के कामकाज वाले टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संसद का कामकाज। और संसद के कामकाज में कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, प्रश्नकाल के बारे में तो आज पढ़ने वाले हैं, शून्यकाल के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। तो संसद का कामकाज, उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि जो संसद में यानी कि लोकसभा में शून्यकाल कब होता है, राज्यसभा में शून्यकाल कब होता है, लोकसभा में प्रश्नकाल कब स्टार्ट होता है और राज्यसभा में प्रश्नकाल कब स्टार्ट होता है। ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। यदि आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो यह वीडियो आपको निश्चित तौर ही मदद करने वाला है। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले समापन प्रस्ताव के यानी कि क्लोजर मोशन के। क्लोजर मोशन को हिंदी में समापन प्रस्ताव, संवरण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव कहने का प्रचलन है। इसके लिए ज्यादा सटीक अनुवाद है समापन प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना होता है। क्या? यह समापन प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना होता है। और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान कर लिया जाता है। और समापन प्रस्ताव चार प्रकार के हो सकते हैं। चारों प्रकार की बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से पढ़ ले, क्योंकि हमारा भारत देश है, जो संसद की कार्यवाही है, इनके आधार पर पूरे देश की कार्यवाही चलती है। यानी कि सभी जो हमारे प्रावधान है यानी कि जो हमारे प्रस्ताव है, आगे चलकर बिल को एक्ट बनाया जा सकता है। तो यह सभी कार्यवाही कहां पर चलती है? संसद भवन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। तो क्लोजर मोशन को हिंदी में समापन प्रस्ताव, संवरण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव कहने का प्रचलन है। इसके लिए ज्यादा सटीक अनुवाद है समापन प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना होता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान कर लिया जाता है। और समापन प्रस्ताव चार प्रकार के हो सकते हैं। चारों के नाम में आगे आपको बताने वाला हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैंने 2 बार आपके सामने पढ़ी, उनके आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि निम्न में से किस प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को रोककर, बीच में ही दोस्तों रोककर वोटिंग कर लेना होता है। क्या? तो इसका सही आंसर है, कौन से प्रस्ताव की बात की हमने? समापन प्रस्ताव की बात की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, समापन प्रस्ताव। और समापन प्रस्ताव कितने प्रकार के हो सकते हैं? कितने प्रकार के हो सकते हैं? समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के हो सकते हैं। और समापन प्रस्ताव के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहां पर देखिए, एक है साधारण समापन प्रस्ताव, जिसे सिंपल क्लोजर मोशन कहते हैं। दूसरा है कंगारू समापन प्रस्ताव, इंग्लिश में कहे तो कैंगारू क्लोजर मोशन। और घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव, यह तीसरा प्रकार है। और गिलोटिन समापन प्रस्ताव, यह चौथा प्रकार है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण समापन प्रस्ताव, कौन सा? साधारण समापन प्रस्ताव। दूसरा प्रकार है कंगारू समापन प्रस्ताव। तीसरा प्रकार है घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव। क्या? घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव। और चौथा प्रकार है गिलोटिन समापन प्रस्ताव। आपने याद रख लिया? ओके, बताइए। पहला साधारण, दूसरा कंगारू, चौथा घटकों द्वारा तीसरा घटकों द्वारा और चौथा गिलोटिन समापन प्रस्ताव। ओके, बताइए। समापन प्रस्ताव के 4 प्रकार है। पहला बताइए, साधारण समापन
प्रस्ताव। दूसरा प्रकार घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव, यह दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है कंगारू समापन प्रस्ताव। और चौथा प्रकार है गिलोटिन समापन प्रस्ताव। चलिए एक बार फिर से हम रिमाइंडर कर ले। तो पहला है साधारण समापन प्रस्ताव, दूसरा है कंगारू समापन प्रस्ताव जो हमने तीसरा लिखा है, तीसरा है घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव और चौथा है गिलोटिन समापन प्रस्ताव। ओके, चारों के नाम आपने याद रख लिए हैं। तो सबसे पहले आया साधारण समापन प्रस्ताव यानी कि सिंपल क्लोजर मोशन। तो यह क्या है? यह साधारण समापन प्रस्ताव का आशय है कि किसी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। क्या? संसद के लोकसभा में मतदान के लिए रखा जाना चाहिए क्योंकि पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है। तो याद रखो, साधारण समापन प्रस्ताव का आशय है किसी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए, इसे बोलते हैं साधारण समापन प्रस्ताव। और दूसरा है कंगारू समापन प्रस्ताव। क्या? कंगारू क्लोजर मोशन। इसके अंतर्गत विधेयक के महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा और मत विभाजन करा लिया जाता है और शेष को उन्हीं के अंतर्गत पारित मान लिया जाता है। जैसा दोस्तों कंगारू कुदक कुदक कर आगे बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह यह समापन प्रस्ताव में महत्वपूर्ण खंडों पर कुदक कुदक करके यानी कि महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा करके मत विभाजन करा लिया जाता है और शेष को उन्हीं के अंतर्गत पारित मान लिया जाता है, इसे बोलते हैं कंगारू समापन प्रस्ताव। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। किसी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए, यह कथन किस प्रस्ताव से संबंधित है? तो सबसे पहले हमने किस प्रस्ताव की बात की? साधारण समापन प्रस्ताव की बात की। यह साधारण समापन प्रस्ताव के तहत दोस्तों किसी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए, तो यह कथन किस प्रस्ताव से संबंधित है? साधारण समापन प्रस्ताव से संबंधित है। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस प्रस्ताव के अंतर्गत विधेयक के महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा और मत विभाजन करा लिया जाता है और शेष को उन्हीं के अंतर्गत पारित मान लिया जाता है? तो हमने कुदक कुदक वाली बात की, यानी कि कंगारू समापन प्रस्ताव। कंगारू समापन प्रस्ताव के अंतर्गत विधेयक के महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा और मत विभाजन करा लिया जाता है और शेष को उन्हीं के अंतर्गत पारित मान लिया जाता है, तो इसे बोलते हैं कंगारू समापन प्रस्ताव। और दोस्तों तीसरा समापन प्रस्ताव का नाम है घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव। क्या? घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी विस्तृत विधेयक या संकल्प के विभाजन उपखंडों के समूह बनाकर उन पर एक साथ समग्र चर्चा कर ली जाती है और पूरे समूह पर एक साथ मतदान करा लिया जाता है, इसे बोलते हैं घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव। कुछ नए शब्द है, इसीलिए 2 बार पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि 2 बार पढ़ने से हमारे दिमाग में जो यह बात है वो अच्छी तरह बैठ जाती है। तो यह घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव क्या होता है? इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी विस्तृत घटक या संकल्प के विभिन्न उपखंडों के समूह बनाकर उन पर एक साथ समग्र चर्चा कर ली जाती है और पूरे समूह पर एक साथ मतदान करा लिया जाता है, इसे बोलते हैं घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव। और चौथा प्रकार है गिलोटिन समापन प्रस्ताव। क्या? गिलोटिन क्लोजर मोशन। तो यदि किसी विधेयक या संकल्प के किसी हिस्से पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो पाती है, क्या? किसी विधेयक या संकल्प के किसी हिस्से पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो पाती है, तो इसे यूं ही पारित कर देने के लिए गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। दोस्तों यह गिलोटिन शब्द महत्वपूर्ण है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। तो गिलोटिन का मीनिंग क्या होता है? सिर काट देना। क्या?
सिर काट देना गिलोटिन का मीनिंग होता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि किसी विधेयक या संकल्प के किसी हिस्से पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो पाती है तो उसे यूं ही पारित कर देने के लिए गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है और गिलोटिन का अर्थ होता है सिर काट देना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। किस प्रस्ताव के अंतर्गत विस्तृत विधेयक या संकल्प के विभिन्न उपखंडों के समूह बनाकर उन पर एक साथ समग्र चर्चा कर ली जाती है? तो मैंने किसकी बात की थी? यह घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव। इसमें मैंने बात की थी यह सेंटेंस की कि किस प्रस्ताव के अंतर्गत विस्तृत विधेयक या संकल्प के विभिन्न उपखंडों के समूह बनाकर उन पर एक साथ समग्र चर्चा कर ली जाती है, इसे बोलते हैं घटकों द्वारा समापन का प्रस्ताव। और निम्न में से किस शब्द का अर्थ सिर काट देना होता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो पहले तो दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि क्या वाकई में यह कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है या किसी हमारे साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सिर काट देना इसका मीनिंग होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में गिलोटिन। क्या? गिलोटिन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और आगे बात करें तो अनियत दिन वाले प्रस्ताव, क्या? नो डे येट नेम्ड मोशन। अनियत दिन वाले प्रस्ताव ये वे प्रस्ताव है जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किए गए हैं पर अभी उन पर चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है, इसे बोलते हैं अनियत दिन वाले प्रस्ताव। क्या? ये वे प्रस्ताव है जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किए गए हैं पर अभी उन पर चर्चा के लिए कोई निश्चित तिथि यानी कि डे निर्धारित नहीं हुआ है, तो इसे बोलते हैं अनियत दिन वाले प्रस्ताव। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किए गए हैं पर अभी उन पर चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है, इसे कहते हैं कंगारू समापन प्रस्ताव। नहीं दोस्तों, इसे बोलते हैं अनियत दिन वाले प्रस्ताव। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। औचित्य प्रश्न यानी कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर की अब बात करें तो यदि सदन कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो कोई सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है। एक बार फिर से पढ़ ले कि यदि सदन कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो कोई सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है। और यहां संसद की कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों में संविधान में निर्दिष्ट नियमों भी शामिल हो जाते हैं और सदन के कार्यवाही संबंधी नियमों है वो भी यह सामान्य नियमों में समाविष्ट है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। यदि सदन कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो कोई सदस्य किसके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है? तो किसी भी सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और नियम 377 यानी कि रूल 377 क्या है वो भी हमें यहां समझ लेना चाहिए कि यह सदन का एक नियम है 377। तो यह क्या है? इसके अधीन वे मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न यानी कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होते तथा जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्तावों में नहीं उठाया जा सकता, ऐसे मामलों को नियम 377 के तहत उठाए जा सकते हैं संसद में। एक बार फिर से पढ़ ले कि नियम 377 है क्या? इसके अधीन वे मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न नहीं होते तथा जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, इसे उठाया जा सकता है नियम 377 के तहत। और विशेष उल्लेख यानी कि स्पेशल मेंशन यह क्या है? जिस तरह के प्रश्न को लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाया जाता है उसे ही राज्यसभा में विशेष उल्लेख यानी कि स्पेशल मेंशन के रूप में उठाया जाता है। तो लोकसभा में कार्य करता है नियम 377 जबकि राज्यसभा में नियम 377 नहीं बल्कि उनके बदले स्थान लेता है यह विशेष उल्लेख यानी कि स्पेशल मेंशन। देखो,
जिस तरह के प्रश्न को लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाया जाता है उसे ही राज्यसभा में विशेष उल्लेख के रूप में उठाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, ऐसे मामले किस नियम के अधीन उठाए जाते हैं? तो इसे नियम 377 के तहत उठाए जाते हैं। कहां पर? लोकसभा में। और यहां दोस्तों हमने जो संसद का कामकाज है उनके बारे में चर्चा खत्म कर ली, लेकिन आज का वीडियो शॉर्ट है तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक भी ले लेते हैं। आपने दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ा होगा। तो यह एक ऐसा छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से मैं इस टॉपिक को एवरग्रीन टॉपिक कहता हूं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें संघ सूची की। दोस्तों आपने अनुसूची तो पढ़ी होगी, मैंने आपको एक बार पढ़ा दी है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बात करते हैं संघ सूची की, तो इसे हम इंग्लिश में यूनियन लिस्ट कह सकते हैं। यूनियन लिस्ट कानून बनाने की अनन्य शक्ति केंद्र के पास होती है। क्या? संघ सूची में जो भी विषय शामिल है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। और इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। क्या? ये यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, सेनाएं और सशस्त्र बल वाला विषय, युद्ध तथा शांति, विदेशों के साथ संबंध, रेल, तार, डाक इत्यादि यूनियन लिस्ट में आते हैं। दोस्तों यहां से अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विषय दोस्तों संघ सूची का विषय नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और यदि दोस्तों पुलिस वाला एक ऑप्शन आए तो पुलिस किसका विषय है आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन आपको गैस करना चाहिए कि यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है क्या यह राज्य सूची में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पूरे देश की सुरक्षा का मामला है और यह एक हाथ में होना चाहिए। तो यह है संघ शक्ति के पास, यानी कि केंद्र के पास। तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं और सशस्त्र बल, युद्ध तथा शांति, विदेशों के साथ संबंध, यानी कि एक्सटर्नल हमारे जो रिलेशनशिप है वो भी किसके पास? केंद्र के पास होता है। रेल, तार और डाक, यदि हमारे भारत देश में इमरजेंसी लागू करनी होती है, यदि रेल के बारे में कोई डिसीजन लेना होता है तो यह संघ सूची का विषय है। यानी कि कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो इस पर कानून बना सकते हैं। और इसमें कुल 97 प्रविष्टियां थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के बाद यह संख्या 100 हो गई है। तो संघ सूची में कितने विषय शामिल है? 100 विषय शामिल है दोस्तों। पहले यह संख्या थी 97, अब हो गई है 100। ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वर्तमान में संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां है? वर्तमान में संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां है? पहले 97 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी प्रविष्टियां है? 100। और निम्न में से किस विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केंद्र के पास नहीं होती है? दोस्तों यहां सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं यह ऑप्शन में से कौन से विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केंद्र के पास नहीं होती है? तो हमने किसकी बात की? रेल पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास? केंद्र के पास। तार पर भी, डाक पर भी, लेकिन मनोरंजन पर दोस्तों कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास नहीं है बल्कि राज्य के पास है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्करेंट लिस्ट भी कह सकते हैं, तो इन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। क्या? समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल है उन पर कानून बनाने की शक्ति
राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों को है, लेकिन राज्य विधानमंडल कानून बनाता है और बाद में इसी विषय पर संसद भी कानून बनाता है, तो राज्य विधानमंडल का जो कानून होता है वो निरस्त हो जाता है। तो देखो, इन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु गतिरोध की स्थिति में संसद का कानून ही मान्य होगा और इसमें दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, शिक्षा इत्यादि जैसे विषय है। दोस्तों यह याद रख लो, यदि पूछ लिया जाए कि शिक्षा दोस्तों किस सूची का विषय है, तो शिक्षा हमारे समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है शिक्षा के मामले में। ओके, तो दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन गतिरोध के मामले में राज्य का जो शिक्षा वाला कानून है वो निरस्त हो जाएगा और जो केंद्र द्वारा बनाया गया है कानून वो दोस्तों मान्य होगा। तो देखो, इन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु गतिरोध की स्थिति में संसद का कानून ही मान्य होगा। इसमें दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, शिक्षा इत्यादि जैसे विषय शामिल है और मूल रूप से इसमें 47 प्रविष्टियां थे। कितने सब्जेक्ट थे? 47, किंतु वर्तमान में इस सूची में दोस्तों 52 प्रविष्टियां है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियां है? वर्तमान में समवर्ती सूची में कितनी? 52 प्रविष्टियां है। 52 विषय पर दोस्तों राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार के ऊपर यदि केंद्र सरकार कानून बनाए तो यह राज्य सरकार का कानून निरस्त। क्लियर? ओके। निम्न में से किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद तथा राज्य दोनों के पास होती है? तो कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य दोनों के पास है, तो इसे हम कह सकते हैं क्या? दंड विधि पर भी, दंड प्रक्रिया संहिता पर भी कानून बना सकते हैं और शिक्षा पर भी। तो सही आंसर है उपर्युक्त सभी पर कानून बनाने की शक्ति संसद तथा राज्य दोनों के पास होती है। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और अब राज्य सूची की बात करें, यानी कि स्टेट लिस्ट, तो इन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। क्या? राज्य का विधानमंडल यह स्टेट लिस्ट पर कानून बनाती है तथा सामान्य स्थितियों में संसद इसका अतिक्रमण नहीं करती है। क्या? यदि सामान्य परिस्थिति है तो संसद इसका अतिक्रमण नहीं करती है। इसमें स्थानीय महत्व के विषय आते हैं, जैसा कि पुलिस, भूमि, लोक व्यवस्था, मनोरंजन इत्यादि। दोस्तों यह सेंटेंस आपको याद रख लेना है कि कौन से मामले में कौन कानून बनाता है। पुलिस, भूमि, लोक व्यवस्था, मनोरंजन इत्यादि विषय पर राज्य कानून बना सकता है। और इस सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियां थी। कितनी? 66, किंतु 7वें तथा 42वें संशोधन के बाद इसमें अब 61 प्रविष्टियां शेष है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वर्तमान में राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां है? वर्तमान में राज्य सूची में कितनी? 61 प्रविष्टियां है। तो यहां हम सबसे पहले तो सभी डाउट है वो क्लियर कर ले। सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची, बाद में समवर्ती सूची और तीसरी राज्य सूची। तो पहले कितने विषय थे और अब कितने हो गए हैं? संघ सूची में पहले 97 विषय थे, सब्जेक्ट थे, और वर्तमान में हो गए हैं पूरे 100। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय शामिल थे? 47 विषय शामिल थे और अब हो गए हैं 52। और राज्य सूची में पहले 66 सब्जेक्ट शामिल थे और वो अब हो गए हैं 61। तो यहां 5 बढ़ा दिया गया है, यहां 5 कम कर दिया गया है और यहां 3 सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। ओके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास नहीं होती है? दोस्तों यहां करेक्शन कर लीजिए कि निम्न में से किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास नहीं होती है। तो हमने हाल ही में पढ़ा कि भूमि,
लोक व्यवस्था और मनोरंजन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती है, लेकिन डाक पर कानून बनाने की शक्ति दोस्तों किसके पास? संघ के पास होती है, केंद्र के पास होती है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। चलिए यहां इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं और वीडियो में वाकई में आपको अच्छा लगा है, मजा आया है तो दोस्तों एक छोटी सी हेल्प मेरी कर सकते हैं। क्या करना है आपको? फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए हमारी जीके 2020 यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर करना है और आपके दोस्तों को यह वीडियो लिंक शेयर करने के बाद उन्हें बोलिएगा कि पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, क्योंकि आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।